यूक्रेन के मारियोपोल शहर में रूसी सेना ने भीषण बमबारी की जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस अब वहां के आम लोगों को भी निशाना बना रहा है और अपने आरोपों को सच साबित करने के लिए उसने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें एक तस्वीर में साफ देखा कि वहां के एक स्विमिंग पूल के पास एक के बाद एक कई बम धमाके हुए, जिसके बाद वो इलाका बमों की आवाज से थर्रा उठा। इसके बाद तबाही की ऐसी निशानियां बिखरी मिली कि देखने वालों की रूह कांप जाए। बमबारी की वजह से वहां शवों का ढेर लग गया। इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी थी जो अपनी जान बचाने के लिए स्विमिंग पूल की इमारत में छिपी थी। हालांकि इस हमले में जिन लोगों को चोटें आई उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया। इसी तरह का हमला वहां के एक थिएटर पर भी किया गया, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है। बताया गया कि जिस थिएटर पर हमला हुआ वहां करीब 1000 लोग हवाई हमलों से जान बचाने के लिए छिपे थे। और इस वक्त बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की बातचीत कर रहे हैं। उनकी आपात बैठक शुरू हो चुकी है। यूएनएससी की आपात बैठक बुलाई गई है। 6 देशों ने आपात बैठक ये बुलाई है। बैठक में यूक्रेन के हालात पर चर्चा होनी है। इस बैठक के जरिए रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। हालांकि इससे अलग दोनों देशों ने संकेत दे दिए हैं कि उनकी बातचीत सफल रही है और वो बातचीत के जरिए समाधान पे पहुंच रहे हैं। युद्ध रुक सकता है, सीज फायर हो सकता है, लेकिन ये 6 देश अलग से बातचीत कर रहे हैं और उनके निगाह में भी यूक्रेन और रूस का युद्ध है। इलाका है यहाँ पे, हालांकि लोग तो घर छोड़कर जा चुके हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो कि बंकरों में हैं। और इस वक्त ये बड़ा धमाका खार्किव इलाके में, 22वें दिन युद्ध के बड़ा धमाका खार्किव इलाके में। और इस वक्त बड़ी खबर, मारियोपोल में रूस का बड़ा हमला। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहां मारियोपोल में एक थिएटर पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, बम बरसाए गए हैं और इस हमले में कई लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। बताया ये जा रहा है इसके बारे में कि युद्ध के दौरान हमलों से बचने के लिए करीब 1000 की संख्या में लोग थिएटर में छुपे हुए थे, जहां रूसी सेना ने बम से हमला कर दिया। मारियोपोल इलाका, थिएटर पे बहुत बड़ा हमला। और जो रूसी सैनिक है उन्हें इस बात की खबर थी पहले से कि यहाँ लोग छिपे हुए हैं, यहाँ बंकरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और सीधे उस थिएटर पर ही वार कर दिया गया। ये फिलहाल यूक्रेन के मारियोपोल इलाके की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं जहां यूक्रेन के मारियोपोल में एक थिएटर पे वार किया गया है और इस थिएटर के बारे में ये कहा जा रहा है कि 1000 की संख्या में लोग यहाँ छिपे हुए थे। वो वहां बने बंकरों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसी बीच ये हमला बोला गया। लेकिन इसमें कितने लोगों के जख्मी होने की खबर है ये अभी अपडेट आना बाकी है। लेकिन इस 2 तस्वीरें अब आपके सामने, रूस पर यूक्रेन का हमला और हमले में पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका है। मारियोपोल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर भी तबाही की तस्वीर है। दोनों ही तस्वीरें तबाही की, वो तस्वीर जहां 22वें दिन भी युद्ध जारी है और ये जंग इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि सीधे अब लोगों की जान पे। थिएटर जहां पे 1000 की तादाद में, 1000 की संख्या में लोग छिपे हुए थे, वहीं पे सीधे बात किया। यूक्रेन पर रूसी हमले के 22 दिन हो चुके हैं। रूस की सेना यूक्रेन के इलाकों पर लगातार हमले कर रही है। कीव पर कब्जे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इन सब के बीच यूक्रेनी सेना की जवाबी कार्रवाई भी है। यूक्रेन की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें कीव जाने वाले रास्ते में रूसी सेना की पोस्ट उड़ाने का दावा किया गया है। इधर मारियोपोल ने रूस में एक थिएटर को निशाना बनाया गया और जमकर बम बरसाए गए। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। बताया जा रहा है कि हमलों से बचने के लिए करीब 1000 लोग इस थिएटर में छुपे हुए थे। खार्किव में भी रूसी सेना का करारा जवाब मिल रहा है। यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना की गाड़ी को निशाना बना लिया। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। युद्ध की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां 22वां दिन है आज युद्ध का और 22वें दिन भी किस तरीके से तबाही मची हुई है ये आप देख रहे हैं।
पहली तस्वीर, रूस के हमले तेज हो चुके हैं। दूसरी तस्वीर, यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जवाबी हमला बोल रहा है। थिएटर पे हमला, जहां पे 1000 लोगों की संख्या थी, और खार्किव में गोलीबारी लगातार जारी है। और वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस वक्त हम दूसरी खबर का रुख कर ले। कांग्रेस पार्टी में बगावत खुलकर सामने आ चुकी है। G23 की बैठक में शामिल शंकर सिंह बघेल ने जो बातें कही है उसका हम जिक्र कर ले। यहाँ पे राहुल के नेतृत्व पर यकीन नहीं है, पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन जरूरी हो चुका है। बघेल का कहना है कि वो कांग्रेस की बेहतरी के लिए ऐसा कर रहे हैं। साथ ही कहा गया है कि कुछ और भी कांग्रेस के बड़े नेता उनके साथ आने वाले हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद उनसे मुलाकात कर सकते हैं, जिनके घर पर कल G23 नेताओं का डिनर था और डिनर के बीच में बातचीत हुई। और बातचीत में जो नाम सामने आ रहा है, शंकर सिंह बघेल जो कि खुलकर बोल रहे हैं, राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं पसंद है। ये कहा गया है। G23 की बैठक में शामिल हुए थे ये, और G23 की बैठक में ही ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। शंकर सिंह वाघेला का राहुल गांधी पर हमला और राहुल के नेतृत्व पर यकीन नहीं है, ये कहना है शंकर सिंह का। पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन बहुत जरूरी है। और राहुल गांधी की खबर से जुड़ी हुई और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, G23 की बैठक के जरिए सीधा संकेत और पर्टिकुलर एक नेता का नाम भी सामने आ रहा है, शंकर सिंह का, कि उन्होंने ये कहा है कि राहुल का नेतृत्व नहीं चाहिए। सिर्फ शंकर सिंह वाघेला नहीं, कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले G23 की एक और बैठक हुई थी। उसमें कपिल सिब्बल ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो पार्टी चला रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं, वो मंजूर नहीं है। पूरे गांधी परिवार को अलग हट जाना चाहिए और नेतृत्व किसी और को देना चाहिए। तो शंकर सिंह वाघेला, कपिल सिब्बल, इन दोनों की ये मांग है कि गांधी परिवार कांग्रेस के नेतृत्व से हटे और आम लोगों को, आम नेताओं को आगे आने दे। जहां तक G23 का सवाल है, कल रात में देर रात तक बैठक हुई थी। आजाद के घर पर उसके बाद स्टेटमेंट भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस को सामूहिक और समावेशी नेतृत्व में काम करना चाहिए, यानी किसी एक व्यक्ति की नहीं चलनी चाहिए। और आज सोनिया गांधी से मुलाकात आजाद करेंगे, जिसकी सूचना न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले अपने दर्शकों को कल दी थी कि आज आजाद की जो बातचीत होगी सोनिया गांधी से, उसमें G23 के सदस्यों की क्या मांग है और सोनिया गांधी फाइनल ऑफर क्या देती हैं, उस पर निर्भर करता है कि G23 का ये जो बवाल है वो शांत होगा या और बढ़ेगा। अरुण, ये जो चुनाव परिणाम के बाद हर बार G23 की बैठक होती है, कुछ नेता खुलकर बोलते हैं, कुछ उस समय भी चुप्पी साध लेते हैं। क्या पुरानी बैठकों में और इस बैठक में कोई फर्क है? इस बार कुछ नया हो जाएगा? देखिए, G23 के नेता तभी सक्रिय ज्यादा होते हैं जब नेतृत्व पर सवाल उठाने का उनको कोई मौका मिले। चुनाव में जब हार होती है तो जाहिर तौर पर उनके पास एक मौका होता है कि गांधी परिवार ने प्रचार किया, गांधी परिवार के हाथ में कमान है, उन्होंने फैसला लिया, अपने लोगों को भेजा वहां पर, फिर भी हार गए। देखिए मुश्किल क्या है, G23 के जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि राहुल गांधी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनकी टीम है, वो युवा है, जिनके पास जाने में या उनसे कोई बात करने में वो झिझकते हैं। उनको लगता है कि वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं वो बहुत जूनियर हैं और बड़े फैसले ले रहे हैं। उनको लगता है कि राहुल गांधी के आसपास के जो लोग हैं वो पार्टी को उस तरीके से नहीं चला रहे जैसे चलाना चाहिए। सोनिया गांधी के नेतृत्व से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत राहुल गांधी से है। तो सवाल ये है कि जब गांधी परिवार ने तय कर लिया है कि सोनिया के बाद राहुल ही आने वाले हैं, तो इसका समाधान क्या है? राहुल गांधी के नेतृत्व में लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे? मुझे लगता है कि आज आजाद की जो बात होगी सोनिया गांधी से, काफी कुछ साफ हो जाएगा कि G23 का भविष्य क्या होगा। जी अरुण, फिलहाल शुक्रिया। लेकिन इस बीच हम दर्शकों को अपडेट कर दें कि उस बैठक पे हम सभी की निगाहें हैं कि G23 की बैठक जो होनी है उसके जरिए क्या निकलता है। संकेत तो इससे पहले भी मिले हैं। सवाल तो राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका यानी परिवारवाद पे पहले भी उठा है। ये कहा गया है कि किसी दूसरे को नेतृत्व मिलना चाहिए, तो राहुल नहीं तो कौन, ये खुलकर बोलना होगा। और एक चेहरा अगर गांधी परिवार के अलावा कोई आ जाता है तो ये G23 के जो नाराज नेता हैं उनको भरोसा भी करना होगा। और कितनी सक्रियता, हमने G23 नेताओं की कितनी सक्रियता देखी है चुनावी माहौल में, या इस तरीके से जब भी, जैसा हमारे सहयोगी भी कह रहे थे कि जब चुनाव परिणाम आए तब ये नेता खुलकर बोलते हैं और सवालों के घेरे में गांधी परिवार को लिया जाता है और फिर डाक के 3 पात। और एक बार फिर से हम आपको बता दें, यूक्रेन के खार्किव में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच क्या माहौल बना हुआ है। भीषण जंग जारी है। इस बीच
खार्किव में रूस की सेना की गाड़ी पर यूक्रेनी सैनिक ने गोलीबारी की, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई है। इसके बाद गाड़ी एक पोल से टकराकर रुक गई। गोलीबारी में रूसी सेना की मौत, जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसी वक्त हमला बोला यूक्रेनी सेना ने और ये गाड़ी अनबैलेंस्ड होती है, एक पोल से टकराती है जाकर। ये तस्वीरें आप टॉप एंगल से देख सकते हैं। आप देखिए इस गाड़ी को जो सैनिक ड्राइव कर रहा है उसके ऊपर वार किया जाता है यूक्रेनी सेना की तरफ से, गोले बारूद दागे जाते हैं। जिस तरीके से जो पैटर्न रूसी सेना का रहा है, सेम पैटर्न यूज किया जा रहा है यूक्रेनी सेना की तरफ से और ये गाड़ी कुछ देर में अनबैलेंस्ड होती है। देखिए ये हम दिखा रहे हैं, पोल से सीधे टकराती हुई ये गाड़ी और ये खार्किव इलाके से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि रूसी सेना भारी पड़ रही है, तबाही खूब मचा रही है, ये सच तो है, लेकिन सच ये भी है कि यूक्रेन की सेना भी ताकतवर है और वो भी युद्ध के मैदान में 22 दिन से लोहा ले रही है। खार्किव पर रूस का हमला, खार्किव का बाजार पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। बाजार में लगी भीषण आग। खार्किव इलाका पुरानी राजधानी, आर्थिक राजधानी, मौजूदा तौर पे सबसे ज्यादा रिहायशी इलाके और अब पूरे खार्किव को क्या कर दिया गया है, खंडहर में तब्दील कर दिया गया है, मलबे में तब्दील कर दिया गया है। जहां देखिए वहां खंडहर, जहां देखिए वहां गोले बारूद के निशान, जहां देखिए वहां हवाई हमले। हवाई हमलों के बीच की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं युद्ध के 22वें दिन, जब दोनों ही देश ये भी दुनिया को संकेत दे रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तब भी क्या हालात बने हुए हैं आप देख सकते हैं। आप जरा इस धमाकों की आवाज को सुनिए, क्या माहौल, कितना खौफनाक मंजर है यहाँ। Вот, блядь, сука, кого вы убиваете? Посмотрите, блядь. Сука, это дома мирные, блядь. Сука, вот он, блядь, ебучий ваш русский мир, нахуй. Героев труд... Вот, блядь, смотрите, пидорасы, блядь. Сука, мы придем по вашей душе, блядь. Вот, блядь, сука, кого вы убиваете? Посмотрите, блядь. खार्किव इलाके की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी तबाही, भीषण तबाही, और जो कि मैं पहले भी आपके सामने दोहरा रही थी कि ये भले ही दोनों ही देश संकेत दें कि हम युद्ध खत्म करने वाले हैं, सीज फायर करने वाले हैं, लेकिन सीज फायर की बातचीत के दौरान ही ये इतनी गोलीबारी, चौतरफा वार किया जा रहा है रूस की तरफ से और तबाही इस तरीके से मचाई गई है कि सब तरफ चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मलबा दिख रहा है। Сука, мы придем по вашей душе, блядь. Вот, блядь, сука, кого вы убиваете? Посмотрите, блядь. Сука, это дома мирные, блядь. यूक्रेनी सेना की ओर से एक वीडियो जारी कर क्यू जाने वाले रास्ते में भी रूसी सेना की पोस्ट को उड़ाने का दावा किया गया है। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी कर बताया कि रूस की सेना को सपोर्ट देने वाली पोस्ट को धमाका कर उड़ा दिया गया है, जिसके बाद पोस्ट से काला धुआं पूरे आसमान में उड़ता दिखाई दे रहा है। ये उसी जगह की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है, क्यू का ये एरिया, और यहाँ पे धमाकों की गूंज, धमाकों की आवाज, और वहां देखिए ये रूस की तरफ से हमला बोला गया है। और जब ये हमला हुआ, जब ये हवाई फायर किया गया, हवाई हमला किया गया, उसके बाद कुछ देर तक चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं। ये एरियल व्यू है और एरियल व्यू से इस युद्ध की भयावह स्थिति को आप देख सकते हैं। तो कोशिश रूसी सेना की यही है कि जो अत्याधुनिक हथियार यूक्रेन में पहुंच रहे हैं और जो भी सैन्य ठिकाना है जहां भी हथियार रखे जा रहे हैं या जो भी सप्लाई चेन है, जिस रूट से सप्लाई किया जा रहा है, उन सभी तमाम इलाकों को ध्वस्त किया जाए, चाहे वो सप्लाई चेन को ब्रेक करना हो या इसके अलावा जहां जहां सैन्य ठिकाने हैं उसको ब्रेक करना हो, या जहां हथियार रखे हुए हैं वो अत्याधुनिक हथियार भी जब्त करना हो। ये रूस की पहली कोशिश है और जिसमें सफलता रूस को कल मिली थी, जहां अत्याधुनिक हथियार, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये बहुत ही घातक, बहुत ही खतरनाक हथियार है, और उसे रूसी सेना ने जब्त कर लिया था। और ये टॉप एंगल की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्यू, राजधानी क्यू की तस्वीरें हैं। चौतरफा मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, यानी युद्ध की स्थिति, ठंड का कहर, -5 डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर है। आप समझ सकते हैं कि अगर यहां से इस सिचुएशन में किसी को मूव करना हो, किसी को निकलना हो, किसी को दूसरे देश जाना हो,
कितनी चुनौती सबके सामने है। बीते कई दशकों में इस तरीके की किसी ने कोई तस्वीर नहीं देखी थी और किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी संभव है। रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 22वां दिन है। रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी की जा रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर उन्हें युद्ध अपराधी बताया है। बाइडेन का कहना है कि पुतिन एक युद्ध अपराधी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पुतिन को भारी कीमत इसकी चुकानी होगी। हालांकि पुतिन से जब सवाल पूछे जा रहे हैं और पुतिन जब अमेरिका को लेकर कहते हैं तो वो पुतिन इनकी भूमिका को खतरनाक बताते हैं पश्चिमी देशों को, जिसमें सबसे ज्यादा वो अमेरिका पे फोकस करते हैं। और अमेरिका इससे पहले तानाशाह बता चुका है पुतिन को, इससे पहले युद्ध अपराधी भी बताया गया और फिर से वही लहजा दोहराया जा रहा है। I think he is a war criminal. यूक्रेन रूस के बीच पिछले कई दिनों से जंग छिड़ी है। रूसी हमले में राजधानी कीव में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी उनके कई जो लड़ाके हैं उनको मार गिराया है, कमांडर को मार गिराया है। इस युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव की स्काईलाइन और यहां पसरी खामोशी बहुत डराने वाली है। शहर के आसमान में ये उठता धुआं देखिए। रिहायशी इमारतों पर बमबारी, जलते हुए फ्लैट्स। एक देश को कुचलने के लिए ये ऐसे हमलों की तस्वीरें जिसे देखकर सरकारें घबरा जाएंगी, घुटने के बल बैठ जाएंगी। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो झुकेंगे नहीं, यूक्रेन रुकेगा नहीं। उन्हें जहां मौका मिलेगा वो रूस को घेर कर मारेंगे। और इसकी तस्वीरें यूक्रेन से बराबर आ भी रही हैं। रूसी फौज के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन की फौज का निशाना बन रही हैं। रूस के लिए सबसे नया झटका। रूस का एक और जनरल यूक्रेन युद्ध में कुर्बान हो चुका है। मेजर जनरल ओलेग मित्यन और उनकी स्वेट टीम के 7 फौजियों को मारिउपोल के पास यूक्रेन में मारने का दावा किया गया है। मेजर जनरल ओलेग मित्यन रूस सेना के उस एलीट यूनिट को लीड कर रहे थे जो पुतिन के डायरेक्ट कंट्रोल में कही जाती है। रूस को ऐसा नुकसान पहुंचाने वाले यूक्रेन के कमांडर यानी कि ज़ेलेंस्की दुनिया पर बड़ी छाप छोड़ अमेरिकी कांग्रेस से मुखातिब होकर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, वो गौर से सुनिएगा। Remember September the 11th, a terrible day in 2001 when evil tried to turn your cities, independent territories, in battlefields, when innocent people were attacked from air. Yes, just like no one else expected it. You could not stop it. Our country experience the same every day. ज़ेलेंस्की अमेरिका को जगाना चाहते हैं, वो बाइडेन से मदद चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से फाइटर जेट मांगे हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन बनाया जाए। ज़ेलेंस्की समझ गए हैं कि उन्होंने 3 हफ्तों से अगर रूस को रोका हुआ है, ऐसे में उनको पश्चिमी देशों से और मदद मिल सकती है, तो वो पुतिन के सारे प्लान पर पानी फेर सकते हैं। ज़ेलेंस्की के इसी आत्मविश्वास को डिगाने की रूस ने बहुत कोशिश की है।